Hello, good evening, everyone. Good evening, good evening. Namaskar, loved Bobby. Yes. Audio okay? Video okay? Please let me know. All well. हाँ जी. हाय. मैम सुनो, सुना लो भाई. फिनिश. यस. अभी सब ठीक है ना? होपफुली आगे भी ठीक रहे. खुश रहिए बेटा. हाँ जी. ऑल वेल. सब बढ़िया है. चलो. तो कल हमने जो पढ़ा था वो सबको क्लियर हो गया. यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जनसंख्या विस्फोट. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है. फिर हमने किस तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई है इंडिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमने उसकी बात की. हमने ग्रोथ रेट की बात की. 2000 में जो ग्रोथ रेट भारत का 1.7% था वो 2011 में बढ़कर के बेटा 2% हो गया. 1.7 का मतलब था कि 1000 लोगों में 17 लोग बढ़ रहे हैं और 2% का मतलब था कि 1000 लोगों में 20 लोग बढ़ रहे हैं. ठीक है. इसके बाद बेटा हमने बात की थी कि इस जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या रहा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण या सबसे पहला कारण जो था वो था अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज. अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की वजह से जो डेथ रेट है, जो मृत्यु दर है वो कम हुई है. ओवरऑल डेथ रेट कम हुई है. साथ ही साथ जो मातृ मृत्यु दर जिसको हम एमएमआर बोलते हैं, मेटर्नल मोर्टालिटी रेट, वो भी कम हुआ है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि आईएमआर भी कम हुआ है. ठीक है. ओवरऑल डेथ रेट कम हुआ है, ओवरऑल मोर्टालिटी रेट कम हुआ है. फिर हमने देखा था अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा जो जनन वाली उम्र के लोग हैं अभी भारत में, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है. ठीक है. इन जितने ज्यादा जनन वाले बच्चे लोग हैं उतना ज्यादा वो जनन करेंगे. एंड इसके बाद बेटा हमने बात की थी एक बेहतर लाइफस्टाइल, क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं सुधरा है. इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेशन या जो जो जीवन काल है वो भी बढ़ा है, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो कम हुआ है. यहां तक हमने कल बात की थी. फिर बेटा हम लोगों ने बात की थी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए गर्भ निरोधक विधियां या जो गर्भ निरोधक युक्तियां हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वो अपनाने चाहिए लोगों को. और इसको अपनाने पर थोड़ा बल भी दिया है सरकार ने. ये भी आरसीएच के अंडर में ही आता है. ठीक है. आरसीएच ने इस चीज पर फोकस किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गर्भ निरोधक युक्तियों का इस्तेमाल करें. ठीक है. और इसके लिए लोगों को बढ़ावा दिया गया. ठीक है. उनको पहले तो मोटिवेट किया गया. ठीक है. और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप यूज करिए, है ना. अब लोग इसको यूज करें, उसका उसको कैसे प्रमोट किया जा रहा है. उसको प्रमोट करने के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि भाई छोटे परिवार के क्या सुख है, बड़े परिवार के क्या दुख हैं. तो उसको प्रमोट करने के लिए बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, ये सब चला. प्लस लोगों को प्रोत्साहित किया गया छोटी फैमिलीज बनाने के लिए. उनको मोटिवेट किया जा रहा है, इंस्पायर किया जा रहा है कि छोटा परिवार ही रखो ना यार. और उसके लिए गवर्नमेंट क्या अलग अलग इंसेंटिव्स दे रही है छोटे परिवार वालों को. जैसे मैंने आपको कल बताया था, आनंद कुमार यादव बोल रहे मैडम आरसीएच क्या होता है, जाके लेक्चर नंबर 1 देख करके आइए. ठीक है ना. तो प्रोत्साहित करने में हमने देखा था कि छोटे परिवार वालों को गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलना, जिसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे. जैसे कि वो कपल्स जिनको 2 बेटियां हैं तो एक बेटी की फीस पूरी माफ हो जाएगी. ठीक है. तो फ्री में पढ़ाई हो गई. वो कपल्स जिनके 2 ही बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी में प्रेफरेंस दिया जाए. वो कपल्स जिनके 2 ही बच्चे हैं उनको इलेक्शन वगैरह में खड़े होने के चांसेस दिए जाए. जो ज्यादा बच्चे वाले हैं उनको, जो सरकारी नॉर्म्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, उनको सरकारी जो भी पद हैं कम से कम वहां पे जगह ना दी जाए. ऐसे ये इंसेंटिव्स के फॉर्म में लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है. फिर हमने देखा था गर्भ निरोधक युक्ति. एक आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति होती क्या है. ऐसे मेथड्स जिनको अपनाने से या जिनको यूज करने से जो कपल है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करता रहे, उसके बाद भी गर्भ धारण ना करे. इसको हम बोलते हैं गर्भ निरोधक युक्ति. एक आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए. तो सबसे पहले कि वो इजिली अवेलेबल हो जाए. दूसरा, इजी टू यूज हो. तीसरा, पॉकेट फ्रेंडली हो. ठीक है. बजट में आ जाए, सस्ता रहे. फिर हमने देखा था मतलब और क्या, जो भी मतलब यूजर है उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करे. फिर हमने देखा था कि इफेक्टिव हो.
अगर कोई भी कपल गर्भनिरोधक विधि का इस्तेमाल कर रहा है तो वो इफेक्टिव हो। ऐसा नहीं कि हमने तो विधि इस्तेमाल की उसके बाद भी बच्चा हो गया। फिर हमने देखा था उसके साइड इफेक्ट्स या तो ना हो, और अगर हो भी तो कम से कम हो। इसके अलावा हमने देखा था कि वो रीयूज मतलब रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल मतलब कि जब तक आप नहीं चाहते हो बच्चा नहीं हो तब तक वो काम करे, और जब आप चाहते हैं कि अब आपको फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए तो आप उस युक्ति का इस्तेमाल बंद करें और आप आसानी से गर्भ धारण कर सकें। और लास्ट हमने देखा था कि इसके एक और हमने पॉइंट देखा था, क्या बताना जरा। रिवर्सिबल हो, इफेक्टिव हो, साइड इफेक्ट्स कम हो। थैंक यू, सॉरी, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ये सब हमने कुछ इसके वो देखे थे। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप किसको बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या क्या हैं। तो अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले हो गए नेचुरल मेथड्स, जिस पर आज हम बात करेंगे। फिर कुछ बैरियर मेथड्स अवेलेबल हैं। इसके बाद कुछ आपके यस, शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर, है ना, जो भी यूज कर रहा है उनके सेक्सुअल डिजायर को खत्म ही ना कर दे या कम ना कर दे, कि आप उनको यूज करो उसके बाद भी आपकी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो आसानी से नॉर्मली होता रहे, ठीक है। फिर हम जो विधियां देख रहे थे उसमें आपकी प्राकृतिक विधि थी, रोध विधि थी, अंतःगर्भाशय युक्तियां जिनको हम आईयूडीज कहते हैं, इसके अलावा आपकी गोलियां, ठीक है। एंड लास्ट जो आपका परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का वो है आपका सर्जिकल मेथड, शल्य क्रिया। यहां तक कल हमने बात कर ली थी। आज हम एक एक करके इन मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ मैम, पीरियड्स में बहुत लाइट फ्लो क्यों होता है? डिपेंड करता है बेटा, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अर्ली एज में या मतलब शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा हैवी पीरियड्स नहीं होते हैं, आफ्टर 2-4 ईयर्स नॉर्मल शुरू हो जाते हैं। ये सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है यू शुड कंसल्ट योर गायनी, या आप डॉक्टर से एक बार सलाह लें, ठीक है। चलो बात करते हैं बेटा, आज लेक्चर नंबर 4 है ये, पहले तो इसको करेक्ट कर लिया अपन, है ना। इट्स लेक्चर नंबर 4 टुडे। ठीक है, और इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले लिखिएगा प्राकृतिक विधि, जिससे हम बोलेंगे, या प्राकृतिक विधियां, इन्हें हम बोलेंगे नेचुरल मेथड्स, ठीक है। जो नेचुरल मेथड्स है बेटा, ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं? मैडम वासुकी आवाज कर रही है। मैम मेल भी प्रेग्नेंट होते हैं क्या? अरे विष्णु, कितना बेसिक सा सवाल। प्रेग्नेंट होने के लिए क्या चाहिए ये बता, क्या चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए? कहाँ पर होता है निषेचन? फेलोपियन ट्यूब में। दूसरा, अंतरोपण कहाँ होता है? गर्भाशय में। मेल्स के अंदर अगर फेलोपियन ट्यूब और गर्भाशय होते हैं तो डेफिनेटली वो कंसीव कर सकते थे, लेकिन क्योंकि मेल्स के अंदर ना तो गर्भाशय होता है, ना ही मेल्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब होता है, इसीलिए बेटा मेल्स कैन नॉट कंसीव, ठीक है। हाँ क्लियर है? और कुछ और डाउट? नहीं, तुम ये सुख लेना चाहते हो तो औरतें बहुत खुश है तुम्हें ये सुख देने के लिए। औरतों को कोई शौक नहीं है इतना दर्द झेलने का। आप ले आओ जाकर के यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, हम दे देंगे आपको बच्चा। पालते रहना, 9 महीने रखना, अटैचमेंट हमसे 9 महीने ज्यादा रखना, और खूब पालना हमारी तरफ से। तुम ऐसे दूध पिलाओ 2-4 साल तक भर के, पता तो लगे क्या पेन होते हैं। नहीं मैडम, हेडिंग क्या है बेटा? हेडिंग कल डलवाई थी ना, गर्भनिरोधक युक्तियां, वही चल रही है। उसी में सबसे पहला है आपका प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड्स, कल लिखाए थे। इसीलिए बोलती हूँ पहले पिछला लेक्चर पढ़ के आया करो, फिर अगला लेक्चर देखा करो। सीधा आकर के धमाका मत मचा दिया करो अगले लेक्चर में। मैम आप एक बार डाउट देखो, आओ तुम्हारे डाउट भी देख ले चिंदी से। रीसेंट डाउट्स में जाते हैं। कॉन्डोम से 40% चांस प्रेग्नेंट के होते हैं, तो कौन सा प्रोडक्शन बात करेंगे ना आयुषी? अभी खत्म तो नहीं किया है ना। रेयर केस है, मेल भी प्रेग्नेंट हुए हैं ना। हाँ सागर, तुम भी चले जाओ उस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में। पीरियड्स के टाइम मैम अगर पेट में भ्रूण हो लेकिन पता ना हो तो क्या नसबंदी करा सकते हैं? नसबंदी के बाद भ्रूण मर जाता है या जिंदा रहता है? मेरे गांव में नसबंदी करने के बाद भी चाइल्ड ने जन्म लिया है बेटा। पेट में भ्रूण है मतलब कि अंतरोपण हो चुका है। अंतरोपण होने के बाद आप नसबंदी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है।
नसबंदी होने के बाद नया बच्चा नहीं बन सकता, लेकिन ऑलरेडी अंतररोपण हो गया है ना, यूट्रस में ऑलरेडी इम्प्लांटेशन हो गया है ना, मतलब बच्चा तो बन चुका है ना, वो आकर के अंतरोपित हो गया, और एक बार अंतररोपण हो गया मतलब कि कंसीव कर लिया है, फीमेल ने गर्भ धारण कर लिया है, इसके बाद आप नसबंदी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बच्चा जो ऑलरेडी अंतरोपित हो चुका है वो तो पैदा होगा। हाँ, अंतररोपण होने के बाद मतलब आपका नसबंदी कराने के बाद अगर आप चाहें बिल्कुल जीरो से शुरू हो जाए, वो नहीं होगा, समझे कि नहीं। हाँ, लेकिन नसबंदी कराने के बाद आप आईवीएफ करवा सकते हैं। क्या होता है आईवीएफ, उस पर हम आगे बात करेंगे। थायराइड में T4 बढ़ने से क्या होता है, पढ़ लो। मैम जो आपने सिकल सेल एनीमिया लिखवाया था, लेकिन एनसीईआरटी बुक में तो सिकल सेल एनीमिया लिखा है, प्लीज आपने सिकल सेल एनीमिया बेटा, सिकल सेल एनीमिया है हथियाकार अरक्तता। मैम एक डाउट है, पिक्सल लेक्चर का अगर पीरियड मेरी आज खत्म हो गई है, अच्छा मैम एक डाउट है पिछले लेक्चर का, पिक्सल, ओके ओके मनीषा कुमारी, कि अगर पीरियड मेरी आज खत्म हो गई है, मतलब खत्म हो गई है, और 3 दिन में प्रेग्नेंट हो जाते, लेकिन कैसे, क्योंकि एवोल्यूशन तो 14 दिन पर होता है, एवोल्यूशन 14 दिन पर होता है, ओव्यूलेशन 14 दिन पर होता है, तो मर क्यों नहीं जाते हो ऐसे, मतलब इतनी अच्छी हिंदी लिखने से पहले तुम्हें थोड़ा बहुत चुल्लू भर पानी ऐसे ले लेना चाहिए, या तो हम अंग्रेजी सही लिख दें, मतलब स्पेलिंग सही लिख दें, नहीं तो मर ही जाए पहले। नहीं मनीषा, तो अगर एक डाउट है पिछले लेक्चर का कि अगर पीरियड्स खत्म हो गए हैं आज, ठीक है, और 3 दिन में प्रेग्नेंट हो जाते हैं कैसे, तो पहली बात बेटा आज पीरियड्स खत्म होने के 3 दिन बाद आप प्रेग्नेंट इन जनरल तो नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है, तो 10 से 17 दिन के बीच में, हम नेचुरल केस की या जनरल केस की बात कर रहे हैं, आइडियल केस की बात कर रहे हैं, 10 से 17 दिन के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस कंडीशन में आप कंसीव कर सकते हैं, आप गर्भ धारण कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अल्ट्रा प्रोमैक्स डाउट था मोदी जी। लेकिन अगर आप ये सोचे कि मतलब पीरियड्स आज खत्म हुए, मतलब खत्म होते होते 5वां दिन हो गया, ठीक है, उसके बाद 3 दिन यानी कि 8वां दिन, तब तक बेटा कंसीव आइडियल केस में तो नहीं कर सकते अगर आपकी साइकिल 28-30 दिन की है। हाँ, लेकिन अगर आपकी साइकिल 21 दिन की है तो डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि बेटा 21 दिन से अगर आप -14 करेंगे तो 21 -14 कितना होता है बेटा, हाँ जी 21 -14 कितना होता है, लगभग 7-8, कितना होगा 8 नहीं 7, ठीक है ना, 21 -14 is 7। उस कंडीशन में अगर पीरियड्स आपके खत्म होते हैं आज, और आपका वो चौथा या 5वां दिन है, और ओव्यूलेशन आपका हो गया, कॉज उस महीने साइकिल जल्दी आ गई, तो आपका ओव्यूलेशन ही बेटा अगर 7वें दिन हुआ है, और आफ्टर पीरियड्स खत्म होने के तीसरे दिन अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो डेफिनेटली आप पूरी संभावना है कि आप कंसीव कर ले, पर ऐसा रेयर होता है, ठीक है, मतलब रेयर तो नहीं कहेंगे, पर ऐसे इन जनरल नहीं होता है, कम ही होता है। जनसंख्या विस्फोट क्लियर नहीं हुआ मैम, प्लीज समझा दीजिए। अंकित राज, विस्फोट मतलब एक्सप्लोजन, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, अचानक से पॉपुलेशन का एकदम बढ़ना है जनसंख्या विस्फोट। अब समझे कि नहीं समझे, जनसंख्या विस्फोट में क्या ऐसी दिक्कत है, जनसंख्या विस्फोट इज अचानक से जनसंख्या बढ़ना, ठीक है, जैसे आपके घर में 3-4 कुत्ते हैं, ठीक है, वासु लाइट से दूर हो ना, दिन भर लात खाने वाले काम करते हैं, यू मे गेट करेंट। अगर आपके घर में 3-4 कुत्ते हैं, ठीक है, अब 3-4 कुत्तों को आप उस हिसाब से भैया आपने उनका इंतजाम कर रखा है, खाने पीने जगह का हर चीज का, ठीक है। अब सपोज 4 में से 3 बिच है, फीमेल डॉग से, एक आपका मेल डॉग है, और तीनों बेटा ब्रीडिंग टाइम तो एक ही है ना इनका, तीनों एक साथ कंसीव करती हैं, और तीनों ही बेटा एक साथ, किसी के 4, किसी के 8, किसी के 7 बच्चे हो गए, एकदम से आपके घर में जो 4 थे वो एकदम से 4, 7 और 8 होने की वजह से एकदम से 19 और बढ़ गए, अब तक 4 थे 19 और बढ़ गए एकदम से, दिस इज कुत्तों का आपके घर में जनसंख्या विस्फोट, समझे कि नहीं समझे। आपके घर में कॉकरोच था, ठीक है, आपके घर में 2-4 कॉकरोच आपको दिख गए, ठीक है, सामने पड़ गए, मार दिया, नहीं मिले तो फिर वो घूम रहे हैं, आपने सोचा 3-4 ही तो हैं, लेकिन आपको ये पता है कि कॉकरोच एक बार में लगभग 150 बच्चे पैदा करते हैं, बताया था कि नहीं। अगर एक बार में कॉकरोच 150 बच्चे पैदा करते हैं और आपके घर में आपने 3-4 देख ले, तो बेटा अचानक से सोचो 1 महीने बाद आप अपने घर में कॉकरोच ही कॉकरोच देख रहे हो, 300-400 कॉकरोच आपको दिख रहे हैं, ये कॉकरोच का जनसंख्या विस्फोट हो गया आपकी क्लास में, समझे कि नहीं समझे, ठीक है।
जनसंख्या। मैम आप इतना लेट क्यों आती हैं, हमेशा आप पागल हो क्या, ऐसे तो बहुत बोलती रहती हो और खुद हमेशा ही लेट आती हो। चाहत मैडम आज तो बिल्कुल अपनी क्लास 6 बजे शुरू हुई है, तो तू पागल होगी भाई, है ना, समझेगी नहीं, ठीक है। तो नहीं चाहत तू तो मुझे नहीं ऐसे भेजना है, ठीक है। आप खुद पागल होंगी तो आप कुछ ही बोल सकती है, ठीक है। बाकी ठीक है, मर जा जाके चाहत। चल आगे बढ़ते हैं बेटा। प्राकृतिक विधियां जो है, प्राकृतिक विधियों का काम क्या होता है, या प्राकृतिक विधियों का सिद्धांत क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है। तो जो नेचुरल मेथड्स होते हैं इनका बहुत सरल सा सिद्धांत होता है, बहुत नेचुरल सा इनका प्रिंसिपल होता है, और वो ये, इनका काम है किसी भी तरीके से अंडाणु और शुक्राणु दोनों को मिलने से रोका जाए, ठीक है। मर जा चाहत, जिंदा क्यों है, ठीक है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करती हैं, अंडाणु व शुक्राणु को भौतिक रूप से फिजिकली मिलने से रोका जाए। मेरा लड़का ह्यूमन फिजियोलॉजी से पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि 11th जब मैं पढ़ा रही थी तब तो ये इतना समझदार नहीं था, अब ये एकदम से समझदार हो गए हैं, है ना। तुम्हें पढ़ाना उसके लिए भारी हो रहा है मुझे। हाँ एक लिख रहा है मैडम आप मरो वो क्यों मरे। तुम्हारे यहाँ तुमने वो सुना है लंका में सब 52 गज के, तो तू भी मर जा उसके साथ जाके, क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं मर गई तो बहुत सारे लावारिस हो जाएंगे, तुम एक दो के मरने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंड आई एम श्योर क्लास में भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं पगलेट। प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो नहीं तुम्हें लगता तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो भाई, ना हो तुम तो तुम्हारे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मैम, अरे मैम क्या होता है बेटा, ऐसों को जवाब देना पड़ जाता है, कब तक हम सुने बताओ। तो प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी हैं, 3 तरीके की प्राकृतिक विधियां हैं। कॉपी को टेढ़ा करना चाहें टेढ़ा कर लें, सीधा रखना चाहें सीधा रख लें, वैसे सीधे में भी हो जाएगा, 3 ही है, ठीक है। तो प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी हैं, सबसे पहली प्राकृतिक विधि है आपकी आवधिक संयम। इसको हम कैलेंडर विधि भी बोल देते हैं, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और कैलेंडर मेथड, इसको बोलते हैं औकात से ज्यादा बोलना। जब यहाँ पे ओ नोट करने दो, लो बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। हम चाहत मर गई क्या, जिंदा भी है तो मेरे किसी काम की नहीं है बेटा, एंड आई एम डैम श्योर कि ऐसे बच्चे अपने घर वालों के भी किसी काम के नहीं होते होंगे, ठीक है ना। हाँ। डन, लिख लिया, आगे बढ़ो। अब लिख लो यहाँ पे, पहला आवधिक संयम और कैलेंडर मेथड, दूसरा बेटा जो है इसको हम बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस और विड्रॉल मेथड, बाह्य स्खलन, बाह्य स्खलन, या बेटा हम इसको बोलते हैं विड्रॉल मेथड और कोइटस इंटरप्टस, अंतरित मैथुन। वासु जाओ टीवी ऑन कर लो एंड ब्रिंग माय ओल्ड मोबाइल फ्रॉम बेड, आई गिव यू withdrawal method
और कोइटस इंटरप्टस। तीसरा है बेटा आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया, स्तनपान अनार्थक। लेट इट बी ओपन बेटा, आंटी इज वर्किंग ना। लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है ना। 3 मेथड से, पहले इनके नाम लिखो, फिर इनके बारे में इसी के नीचे लिखेंगे। गरीब ना अपनी आदतों से गरीब रहता है। गरीब नहीं हूं मैं। गरीब आदमी की पहचान है, एसी चल रहा है तो सारे दरवाजे बंद कर लो। मैं इसको बोल रही हूँ कि गेट ओपन रख दो, आंटी इज डूइंग वर्क। मम्मा एसी चल रहा है ना। मैम प्लीज डीपी चेंज कर दो। कौन सी डीपी, कौन सी डीपी चेंज करनी है भाई? लक्ष्मी 2.0 कब स्टार्ट होगा? अरे मेरा बच्चा, हो जाएगा बेटा जुलाई में। टेक दिस, गो एंड सिट ऑन द चेयर एंड डोंट डिस्टर्ब मी एनीमोर नाउ। हाँ, वासु को भी पढ़ने दीजिए। रिद्धि यही पढ़ा लो वासु को, और कुछ पढ़े ना पढ़े नहीं। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज यूज हेडफोन्स। यस, वैधानिक चेतावनी, कृपया अपने कर्ण यंत्र लगा लें जल्दी जल्दी। नहीं तो तुम्हारे कानों से खून निकले ना निकले, तुम्हारे आसपास जो बैठे होंगे उनके कानों से जरूर खून आ जाएगा, है ना। अरे दीपक थैंक यू। यस। हम्म। चाहत, मोहसिन मोहसिन पूछ रहा है चाहत आजमी दीदी कहाँ गई? मर गई, लिख के ले लो। हाँ जी, इसलिए मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले लगा लिया हाला, है ना। अच्छा, हो गया, बड़े आगे। प्राकृतिक विधियां जो होती है बेटा, इनके बारे में 2 चीज आप पहले जान लीजिए। सबसे पहली बात, क्योंकि ये नेचुरल मेथड है ना, नेचुरली आप इसमें कुछ आर्टिफिशियल कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, इसका नो साइड इफेक्ट, इसका किसी भी तरीके का अनुषंगी प्रभाव नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति है वो बेटा ऐसी होनी चाहिए जिसके साइड इफेक्ट या तो ना हो, और अगर हो भी तो कम से कम हो, ठीक है ना। इसमें क्योंकि आप कोई भी आर्टिफिशियल चीज यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा बेटा, इसका जो फेलियर रेट है, यानी इसके अप्रभावी होने की जो दर है वो बहुत ज्यादा होती है, समझे कि नहीं। अप्रभावी, हमने क्या पढ़ा था, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है जो इफेक्टिव हो। इफेक्टिव मतलब अगर आप उस तरीके का कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने के बाद आप कम से कम कंसीव ना करें, गर्भधारण ना करें, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप नेचुरल मेथड यूज कर रहे हैं जिसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसका फेलियर रेट काफी हाई होता है, ठीक है। हो सकता है कि आप इस तरीके के किसी भी नेचुरल मेथड को यूज करें, उसके बाद भी आप गर्भ धारण कर लें, समझे कि नहीं, और कर ही लेते हैं ज्यादातर। तो इसका बेटा अप्रभावी दर यानी कि इसका जो फेलियर रेट है, इसके फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा है, फेलियर रेट इज वेरी हाई। ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? बर्ड्स चार्ज नहीं है, ओ माय गॉड डिसिप्लिन, तो तुम क्लास बंद कर दो, जब चार्ज हो जाए तब 2x स्पीड में देख लेना। अभी तू बिल्कुल म्यूट करके लिखता रह जो मैं लिखा रही हूँ, बाद में 2x स्पीड में सुन लियो, ठीक है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो तुम्हारा सिलेबस पढ़ा रही हूँ। तुम्हें दिक्कत हो सकती है मैडम, घर वाले पूछ रहे हैं तुम क्या पढ़ रही हो, क्या सुन रही हो, तुम्हारी मैडम कैसी बदतमीज क्या क्या बोल रही है। बेटा मैं बदतमीज नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी यही पढ़ाना। चलिए, सो प्राकृतिक विधि, ये पॉइंट समझ में एक बार थम्स अप कर दो।
प्राकृतिक विधियां, क्योंकि आप नेचुरल तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम गर्भधारण ना करें, लेकिन नेचुरली आप सेक्स भी कर रहे हैं, और क्योंकि आप नेचुरली इंटरकोर्स मतलब इस तरीके के मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं कि हम इंटरकोर्स तो करें लेकिन फिर भी गलती से भी औरत गर्भधारण ना कर ले, तो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल मीन यूज नहीं किया तो यहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके के मेथड्स यूज कर रहे हैं तो अब फीमेल गर्भधारण करेगी नहीं, बहुत जल्दी कर लेती है भाई। यहां पर फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा है, इस तरीके के मेथड्स की अप्रभावी दर, फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। ये चीज समझ में आया? ठीक है, अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे बेटा, आवधिक संयम क्या होता है। आवधिक संयम मतलब एक अवधि में आप संयम बनाए रखें, उस बीच में संयम बनाए रखना मतलब कि आप इंटरकोर्स से बचे रहें तो बढ़िया है। अगर आप उस पर्टिकुलर अवधि में इंटरकोर्स से बचे रहेंगे तो गर्भधारण की संभावना कम है। अब आप मुझे बताइए वो पर्टिकुलर अवधि कौन सी है जिसमें गर्भधारण की संभावना सबसे ज्यादा है? आप बताइए। मैंने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक अच्छे से समझ लेना, पूरी एक क्लास दी थी मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2.25 घंटे की, और इसीलिए दी थी क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के आगे पीछे घूमता है, हाँ या नहीं? तो ये बताइए मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से ओव्यूलेशन कब हो रहा है? अगर हम एक नॉर्मल साइकिल की बात करें जो 28 दिन की होती है, उसके हिसाब से ओव्यूलेशन हो रहा है आपका 14वें दिन पे, 14th डे पे। अब 14th डे से 3 दिन पहले और 14th डे के 3 दिन बाद अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, अगर इजैकुलेशन यानी कि स्खलन अंदर होता है, और इस बीच में अगर शुक्राणु फैलोपियन नलिका के तुम्बिका भाग तक पहुंच जाते हैं तो पूरी संभावना है कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाएंगे, निषेचन हो जाएगा, संलयन हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया मतलब कि गर्भधारण होने की संभावना बढ़ गई ना, गर्भधारण हो गया, ये समझ लो, हाँ या नहीं? यस, क्लियर है? चलिए, तो आवधिक संयम का मतलब होता है कि आर्तव चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग से 3 दिन पहले व 3 दिन बाद तक की अवधि में सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचा जाए, इंटरकोर्स ना करें। जो भी कपल है वो अगर नेचुरल मेथड फॉलो कर रहा है तो नेचुरल मेथड में अगर वो कैलेंडर मेथड यूज करे, इसको हम कैलेंडर मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि हर फीमेल का अपना कैलेंडर होता है, ठीक है? 28 दिन का किसी का कैलेंडर है, किसी का 25 दिन का कैलेंडर है, किसी का 30 दिन का कैलेंडर है। तो जिसका भी अपना अपना कैलेंडर है, उस कैलेंडर मेथड में जो भी, अगर किसी का 30 दिन का कैलेंडर है तो 30 दिन में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, ठीक है? इन जनरल हम 10 से 17 दिन बोल सकते हैं, ठीक है? 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, इसको बेटा इन जनरल आप 10 से 17 दिन बोल सकते हैं। 10 से 17 दिन जो हम बात कर रहे हैं बेटा, वो हम बात कर रहे हैं आपके नॉर्मल आर्तव चक्र की, मतलब 70% फीमेल्स में आप ये मान के चलिए 28 दिन का ही साइकिल होता है, ठीक है? और उन 70% में 10 से 17 दिन बेटा रिस्क पीरियड है। आपको मैंने बताया था हाई रिस्क पीरियड, या इसको हम फर्टाइल विंडो। अब जिसको बच्चे पैदा करने हैं वो तो इसी टाइम पे करो जितना कर सकते हो, जिसको नहीं करने वो इस अवधि में संयम बनाए रखो। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? मैम कई चैप्टर एक दूसरे से संबंधित है ना? यस रिद्धि, बिल्कुल। बायोटेक के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इधर आपका रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और एवोल्यूशन थोड़े अलग है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब इसका फेलियर रेट बहुत हाई है, ठीक है? इसका जो फेलियर रेट है वो बहुत हाई है, इसका फेलियर रेट इज वेरी हाई, फेलियर रेट इसका बहुत ज्यादा है। क्यों है बहुत ज्यादा? क्योंकि लड़कियों में या फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो आर्तव चक्र है, वो कई बार कम और ज्यादा हो जाता है, ठीक है? और ये मैंने आपको वहां भी बताया था
कि अगर किसी फीमेल का हर महीने 28 दिन का चक्र है तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई हमें अभी कंसीव नहीं करना है, वी आर नॉट प्लानिंग फॉर अ फैमिली अभी आगे बढ़ाना, तो उस कंडीशन में उनको क्लियर है कि भाई इन दिनों में विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, इतना हम संयम अगर बनाए रख सकते हैं तो ठीक है, सही चल रहा है। 10 दिन से पहले सॉरी 17वें दिन के बाद फ्रीली दे आर एंजॉइंग देयर जो भी मैरिटल लाइफ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है। लेकिन किसी पर्टिकुलर महीने फीमेल की साइकिल 25 दिन की हो गई, उसके दिमाग में क्लियर है कि भाई मेरी तो 28 दिन की साइकिल होती है, तो 28 दिन की साइकिल के हिसाब से उसने 10 से 17 दिन के बीच में संयम बनाए रखा, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया। लेकिन उस महीने उसकी 25 दिन की साइकिल हो गई। 25 दिन की साइकिल के हिसाब से अंडोत्सर्ग कब हुआ? -14 यानी कि 11वें दिन, और उसने 10 से 17 दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, पर उसको थोड़ा ना पता था बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, और उसके हिसाब से क्योंकि 11वें दिन पे उसको अंडोत्सर्ग हुआ, 9th डे पे माइट बी दे हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो अगर 11वें दिन अंडोत्सर्ग हुआ है और 9वें दिन किसी भी कपल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो पूरी पूरी संभावना है कि निषेचन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी फीमेल की जो जनरल 28 दिन की साइकिल होती है वो किसी पर्टिकुलर महीने में 32 दिन की हो गई, उसके दिमाग में है कि भैया 10 से 17 दिन हमें नहीं करना है, इतनी हमने बायो पढ़ ली है, लेकिन उस महीने उसकी 32 दिन की साइकिल हो गई। अब 32 दिन की साइकिल के हिसाब से, अब 32 दिन की साइकिल हो गई और उसने अंदर निषेचन कर ली तो उसको साइकिल आएगी भी नहीं। अब 32 दिन की साइकिल के हिसाब से उसको अंडोत्सर्ग कब हुआ? -14 यानी कि 18वें दिन, और उसके दिमाग में क्लियर था 17वें दिन तक नहीं करना है। दे गाइज हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन 18th डे, 19th डे, 28 बैक टू बैक लगे हुए हैं, और उस कंडीशन में बेटा शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की संभावना 100% हो जाएगी। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? ये वाला समझ में आया कि मैम हम स्ट्रेस को देखते हुए राउंड ऑफ निकाल कर सेफ डे बन सकते हैं सक्सेस के साथ। आई डेंट गेट योर मैसेज बेटा, आई डेंट गेट योर मैसेज। मैम अगर 15 दिन में ही साइकिल आ जाए तो उर्मिला तो डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाओ, और दिस इज क्वाइट नॉट एक्सेप्टेबल। यस, यहाँ तक क्लियर है? फेलियर रेट इसका बहुत हाई है। क्यों हाई है? उसका रीजन है क्योंकि महिलाओं में आर्तव चक्र की अवधि बदल सकती है, ठीक है, और अगर आर्तव चक्र की अवधि बदली तो भाई फर्टाइल विंडो और रिस्क विंडो भी तो, और आपका सेफ जोन वो भी तो बदल जाएगा। पहला वाला सबको क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, ठीक है। दूसरा है आपका बाह्य स्खलन, जिसको हम बोलते हैं अंतरित मैथुन, ठीक है। बाह्य स्खलन का मतलब होता है, अच्छा अगर कोई कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो नर का शिशन है वो मादा जननांग के अंदर है, ठीक है, और अगर नर का शिशन मादा जननांग में है तो जो स्खलन होगा यानी जो शुक्राणु और जो सेमिनल प्लाज्मा मतलब जो सीमन जो वीर्य निकलेगा वो भी मादा जननांग में निकलेगा। इसको हम बोलते हैं वीर्य सेचन। यस, इसको हम क्या बोलेंगे? वीर्य सेचन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो वीर्य सेचन होता है वो मादा जननांग के अंदर होता है। लेकिन अगर कोई कपल दे आर नॉट रेडी टू हैव अ बेबी, वो अभी तैयार नहीं है कि हमें बच्चा बच्चा करना है, दे आर लाइक अभी तो शादी हुई है 2-4 साल, ठीक है घूम फिर लेते हैं, बाद में देखेंगे बच्चा, अभी उम्र भी क्या है, जो भी है, दे गाइज डिडंट प्लान टू हैव अ बेबी, उस कंडीशन में वो नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वीर्य सेचन होने वाला है उससे ठीक पहले नर अपने शिशन को मादा जननांग से बाहर निकाल ले, और जो वीर्य सेचन मादा जननांग के अंदर होना था, जो स्खलन इजैकुलेशन जो मादा जननांग के अंदर होना था, वो अगर शिशन बाहर आ गया वीर्य सेचन से ठीक पहले तो बेटा स्खलन मादा जननांग में नहीं होगा, और अगर स्खलन मादा जननांग में नहीं होगा तो शुक्राणु भी मादा जननांग के अंदर नहीं जाएंगे, और अगर शुक्राणु मादा जननांग के अंदर नहीं जाएंगे तो निषेचन की संभावना 0 है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला? बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन इसलिए क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, लेकिन वीर्य सेचन से ठीक पहले
वीर सेचन या स्खलन से ठीक पहले नर अपने शिशन को मादा जननांग से बाहर निकाल ले और वीर सेचन मादा जननांग में ना होने के बदले बाहर हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से वीर से मतलब वीर अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो निषेचन, मतलब शुक्राणु नहीं जाएंगे, शुक्राणु नहीं जाएंगे तो निषेचन नहीं होगा। बाह्य स्खलन समझ में आया। अब इसको हमने अंतरित मैथुन या कॉइटस इंटरप्टस क्यों बोला? कॉइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉइटस हो गया, मेटिंग हो गया, सेक्स हो गया, इंटरकोर्स हो गया, इन सब शब्दों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। कॉइटस मतलब की सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटरप्टस मतलब इंटरप्ट करना। नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या है? अच्छा, नॉर्मल इंटरकोर्स बेटा जो होता है उसके एंड में जो वीर सेचन होता है, जो स्खलन होता है, वो मादा जननांग में होता है। लेकिन यहां पर बेटा हमने क्या किया, जो नॉर्मल इंटरकोर्स चल रहा था जिसको हम मैथुन बोलेंगे, उसको हमने पूरा नहीं होने दिया और स्खलन से ठीक पहले नर ने अपने शिशन को मादा जननांग से बाहर निकाल लिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज कॉइटस इंटरप्टस? तो ये क्या होता है बेटा? मैथुन के दौरान, मैथुन के दौरान स्खलन से ठीक पहले, स्खलन से ठीक पहले नर द्वारा शिशन को मादा जननांग से बाहर निकालना। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं क्या होता है बाह्य स्खलन? जिसकी वजह से स्खलन भी बाहर होगा और स्खलन मादा जननांग के बाहर करना, ठीक है। दिस इज बाह्य स्खलन। और क्योंकि पूरा नहीं हुआ ना सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसने पहले ही इंटरप्ट कर दिया ना, वीर्य सेचन से पहले ही उसने इंटरप्ट कर दिया इंटरकोर्स को। इसको हमने क्या बोला बेटा? इसको हमने बोला आंतरिक मैथुन। कॉइटस को इंटरप्ट कर दिया गया कंप्लीट होने से पहले, ठीक है। दिस इज कॉइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड, मतलब विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करना मतलब बाहर ले लिया। इसका फेलियर रेट इसमें से भी ज्यादा है, मतलब आवधिक संयम से भी ज्यादा है। क्यों? वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसका फेलियर रेट भी ज्यादा है। अगर मैंने लिखा है कि आपके आवधिक संयम का फेलियर रेट डबल है, तो इसका फेलियर रेट 3 गुना है, ठीक है। क्यों है इसका फेलियर रेट ज्यादा बेटा? उसका रीजन ये है कि मेल्स के लिए जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है, उस सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो स्खलन वाला टाइम होता है, दैट इज द पीक ऑफ प्लेजर। व्हाट इज सेक्स? प्लेजर ओनली ना, ठीक है। तो उस प्लेजर में जो स्खलन वाला टाइम होता है, वो किसी भी मेल के लिए प्लेजर का बिल्कुल पीक होता है, ठीक है। और उस प्लेजर को बीच में इंटरप्ट करना कहीं ना कहीं मेल्स के लिए कंट्रोलेबल नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं। इट्स नॉट ऑलवेज कि नहीं कर पाते, कर लेते हैं, कई कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बेटा कि ऐसा नहीं है कि जो सीमेन निकलता है वो सीमेन केवल और केवल बिल्कुल मैथुन के एंड में निकलता है, नहीं। थोड़ी बहुत मात्रा में जो सीमेन होता है वो पीक से पहले भी निकल जाता है, ठीक है। और अगर वो थोड़ी बहुत मात्रा में सीमेन पहले निकल गया है तो बेटा उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म है, 2.5 से 5 ml में। अगर 0.5 ml भी अंदर निकल गया है बीच में, उस 0.5 ml में भी बेटा आपके लाखों शुक्राणु तो गए होंगे, हाँ या नहीं? और वो जो लाखों शुक्राणु अंदर गए होंगे, उनमें से अगर एक भी पहुंच गया आपके अंडाणु तक, अंडाणु को एक ही चाहिए निषेचन के लिए, ये जो करोड़ों जाते हैं इनमें से भी ऊपर 250-300 ही पहुंच पाते हैं, तो लाखों में से अगर एक भी पहुंच गया तो भी तो जाकर के निषेचन हो ही सकता है, हाँ या नहीं? तो यहां पर तो डबल चांसेस हैं फेलियर होने के। पहला चांस मेल के ही कंट्रोल में नहीं रहा, अंदर हो गया।
दूसरा चांस कि मेल ने तो कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल पीक पे उसने बायस्खलन भी कर लिया, लेकिन पीक आने से पहले ही बीच में जो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो थोड़ी बहुत अमाउंट में वीर्य निकल गया, उसमें भी तो लाखों शुक्राणु अंदर पहुंच गए, और एक ही चाहिए भाई अंडाणु को तो निषेचन करने के लिए। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? सीमेन क्या है मैम? गौरी जाकर के पिछला चैप्टर पढ़ो, बकवास मत करो मेरे से। क्लियर है? एक बात हम सब कर दो, तो इसका फेलियर रेट तो आपके नॉर्मल में आवधिक संयम से भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है बेटा? पीक का क्या मतलब होता है? पीक मतलब पीक नहीं समझते यार तुम लोग? अच्छा, तुम लोग वो वाला पीक समझ रहे हो क्या, वो पान खाते टाइम थोड़ा जो थूक दिया? दैट इज नॉट पीक। यहाँ पर मतलब दैट इज ऑल्सो पीक, वो हिंदी वाला पीक है, ये इंग्लिश वाला पीक है। इंग्लिश वाले पीक का पीक मतलब हाइट मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। ठीक है, मतलब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल को ऑब्वियसली ही इज एंजॉइंग, तो उस एंजॉयमेंट में जब स्खलन होने वाला होता है, उस टाइम पर मेल का जो प्लेजर वाला टाइम होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और अपने ही प्लेजर को बीच में रोकना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, वो इमोशंस कंट्रोल वाली बात हो गई। ठीक है, हाँ, जोश। सॉरी, जैसे कुत्ता खांसी हो गई है। सुखद अनुभव। हाँ मेरा बेबी। डन। चरम सीमा। वाह, हिंदी तो ऐसे ऐसे निकल के आती है तुम लोगों की। तो इसका फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उसका कारण ये है बेटा, नरेंद्र मोदी नहीं है इसका कारण। ठीक है, इसका कारण है नर के लिए स्खलन के दौरान या स्खलन से ठीक पहले क्या बोलेंगे, इंटरप्ट करना थोड़ा मुश्किल, पहली चीज। ठीक है, और दूसरा बेटा इसका फेलियर का जो कारण है वो मैं अगली स्लाइड में देती हूँ। आपके पास तो नीचे जगह है, आप लोग वहां नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रही हूँ। ठीक है, दूसरा बेटा इसका जो कारण है वो ये कि वीर सेचन से, या ऐसे लिखो, स्खलन से पहले भी या पूर्व भी कुछ मात्रा में वीर मादा या वीर सेचन हो सकता है। हाँ, ठीक है, ये लिख लो पहले, उसके बाद दूसरा वहां लिख लेना। ठीक है, पहले लिख लीजिए, हाँ नोट करना है भैया, कर लो नमन, नोट कर लो नमन। डन। मैम प्लीज टेल मी, प्रिया चौधरी पूछ रही है, मैं 11th रिवाइज कर रही हूँ, कॉकरोच पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ लो। कितनी देर लगती है रिवाइज करने में कॉकरोच? 1 घंटा? मैम बाद में नोट कर सकता हूँ क्या शांतनु? करने को तो कर सकते हो, पर क्यों टाइम वेस्ट करना, जब साथ में मैं टाइम दे रही हूँ लिखने का, तो वाई टू वेस्ट द टाइम? टेल मी बेबी। फीलिंग स्लीपी? I'll not let you sleep. You didn't allow me to sleep today. चलो लिख लो जल्दी से।
दूसरा बेटा इसका फेलियर रेट ज्यादा होने का कारण ये हो गया कि स्खलन से पूर्व भी कुछ मात्रा में वीर्यसेचन हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत मात्रा में भी वीर्यसेचन हो गया तो शुक्राणु तो पहुंच ही जाएंगे, वही तो नहीं पहुंचने देने थे। मैम जूलॉजी कभी टाइम वेस्ट नहीं लगते। ओ माय गॉड भावना, थैंक यू सो मच फॉर दी ऑनर। डन, आगे बढ़े। मैम आप घर से क्लास लेते हो क्या? हाँ दीपिका, फिलहाल तो घर से ही ले रही हूँ। आप कभी मेरी बात का रिप्लाई नहीं करते। इरम फातिमा, दुश्मनी है ना मेरी तुमसे। आई डोंट लाइक योर फेस, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इरम फातिमा। मैम आप मेरी 8th क्लास की मैम की कॉपी लगते हो। ओके, मोहम्मद क्या नाम था? ठीक है मोहम्मद साहब। नहीं 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 नहीं, निष्ठा जैसी तो नहीं लगती हूँ मैं। हाँ आप पढ़ाओ और समझ ना आए, ऐसा हो सकता है क्या भाई? तुम अर्जुना वालों से पूछो, लंका लगा के रखी है मेरी उन लोगों ने यार, लंका। मतलब मैं टिश्यू पढ़ा रही हूँ ना, उनको टिश्यू समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिमेट्री पढ़ा रही हूँ, उनको सिमेट्री समझ में नहीं आ रही है। मैं एक्टोमीजो एंडोडर्म पढ़ा रही हूँ, उनको वो समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुना पढ़ा बैच पे इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, तुम लोग भी थे अर्जुना में यार, इससे पहले भी अर्जुना मैंने पढ़ाया हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे लग रहा है या तो मैं पढ़ाना भूल चुकी हूँ, या मुझे बिल्कुल ही, क्या बताऊं मैं, ऐसा शब्द ऑनलाइन बोल नहीं सकती कि किस लेवल के बच्चे मुझे मिले हैं इस बार। तीसरी साल है मेरी अर्जुना पढ़ाने की, पर जिस लेवल के बच्चे मुझे इस साल मिले ना अर्जुना में, भाई मुझे इस लेवल के बच्चे आज से पहले तो नहीं मिले। मतलब कतई, मतलब डैश, बिल्कुल ही। और अपनी मूर्खता का प्रमाण और देते हैं इस बात को बार बार बोल के कि मैडम टिश्यू समझ में नहीं आया। स्खलन का मतलब वीर का बाहर निकलना है। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्तनपान अनार्थव या लैक्टेशन एमेनोरिया। स्तनपान और अनार्थव का मतलब क्या होता है पहले देखो। स्तनपान मतलब वो समय जब मां अपने नवजात शिशु को दूध पिलाती है। या इसको और कैसे लिखे यार, नवजात शिशु को स्तनपान कराती है यार, मतलब ठीक है, अपना खुद का दूध पिलाती है, उसको बेटा हम बोलते हैं स्तनपान। ठीक है, मतलब स्तनपान इज लैक्टेशनल टाइम। लैक्टेशनल टाइम वो होता है जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बच्चे के लिए शुरू के 6 महीने केवल और केवल माँ का ही दूध दिया जाता है, केवल और केवल माँ का ही दूध दिया जाता है। ना उसको गाय का दूध, ना भैंस का दूध, ना पानी, पानी भी नहीं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, ना कुछ और, केवल और केवल उसको माँ का ही दूध दिया जाता है। अब क्योंकि बेटा शुरुआती 6 महीने में बच्चा पूरी तरीके से माँ के दूध पे डिपेंडेंट है, तो सीधी बात है माँ को भी उस टाइम पर दूध ज्यादा बनता है, क्योंकि माँ को इतना दूध बन जाता है कि उसका बच्चा भूखा ना रहे। ठीक है, तो स्तनपान का मतलब क्या हुआ, वो वाला टाइम जब माँ अपने नवजात शिशु को स्तनपान करवाती है, मतलब कि दूध पिलाती है। यार कैसे लिखूं मैं तुम लोगों को यार, मतलब शिशु को अपना दूध पिलाती है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अपना दूध देती है। ठीक है, दिस इज स्तनपान। अनार्थव का क्या मतलब होता है? एमेनोरिया का मतलब होता है, एमेनोरिया का मतलब है आर्तव चक्र का अनुपस्थित होना। ठीक है, आर्तव चक्र का नहीं होना। ठीक है, तो स्तनपान अनार्थव का मतलब, अनार्थव मतलब एमेनोरिया, वो टाइम जिसमें आर्तव चक्र हो ही नहीं रहे, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल भाई साहब। और स्तनपान मतलब वो टाइम जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, फीड करवा रहा है। भैया इंग्लिश में तो आई हैव सो मेनी वर्ड्स, ठीक है, इंग्लिश में मेरे पास बहुत शब्द है, ठीक है ना, लेकिन हिंदी में यही है। ठीक है, दूध पिलाना, इंग्लिश में इट इज फीड करना। चाट मर गया। ठीक है, अनार्थव मतलब आर्तव चक्र का अनुपस्थित होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होना। अब होता क्या है बेटा, प्रसव के बाद
लगभग 6 माह तक अत्यधिक दुग्ध निर्माण होता है, जिसके कारण आर्तव चक्र नहीं होता। ठीक है, फीमेल्स में आफ्टर डिलीवरी ऐसा मान के हम चलते कि 6 महीने तो माँ बच्चे को बहुत ज्यादा दूध पिला रही है ना, तो 6 महीने माँ के अंदर दूध बहुत ज्यादा बन रहा है, और जब तक माँ के अंदर दूध बहुत ज्यादा बनेगा तब तक उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। नो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि नो प्रेगनेंसी। सीधी बात है, जब फीमेल में आर्तव चक्र ही नहीं चल रहा है, अंडोत्सर्ग ही नहीं हो रहा है, मैडम आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो वैष्णवी रघुवंशी आई हमें ज्ञान देने की, मैडम आपको चाहत आजमी के लिए और जो उसका सपोर्टर था उसके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसके मम्मी पापा को बुरा लगा होगा मैम। तो जो भी वैष्णवी जी, मेरे बेटे को बुरा नहीं लगा होगा, मेरे माँ बाप को बुरा नहीं लगा होगा, मेरे पति को बुरा नहीं लग सकता, मेरे को खुद को बुरा नहीं लग सकता कि मेरे को पागल बोल रही है। औकात क्या है उसकी? हु यू आर और हु इज शी दैट चाहत आजमी है? मतलब कितना बुरा लग रहा है तुम्हें वैष्णवी के लिए, मैंने उसको बोल दिया कि मर जाओ जाके, हैं? तो उसके माँ बाप को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं तो इंसान ही नहीं हूं, मुझे तो तुम कुछ भी बोल के चले जाओ। नहीं, ऑनलाइन है मतलब यू हैव दी हथियार, ऑल यू हैव ऑल दी हथियार, आई डोंट हैव एनी वेपन। मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती ज्यादा, वरना किस बात पे वायरल हो जाऊं पता नहीं ना। निगेटिव, पॉजिटिवली तो वायरल होने की संभावना हमारी कमी लगती है, लेकिन निगेटिव हमारी बहुत जल्दी हो जाएंगे तो हमें बड़ा डर लगता है। ठीक है भाई, मेरा बेटा यहाँ बैठा है ना, और मेरे भी घर वाले हैं, उन्हें भी लगता है भाई इतना पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया, कोई भी आके ऐसे ऐरा गहरा नत्थु खेरा पागल बोल के चला जाएगा और मैं सुन लूं। क्यों सुनूं मैं ये बातें मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप लिख लो तब तक। ये समझ में आया कि नहीं? अब ऐसा क्यों हो रहा है उस पर अभी हम बात करते हैं, पहले ही लिख लो, क्योंकि अगली स्लाइड में जाना पड़ेगा, फिर तुम लोग बोलो अरे मैडम नोट तो करने दो, फिर अभी नमन कहेगा मैडम लिखने दो। अरे मैडम आप बात मत किया करो, फिर हम लिखना छोड़ के आपकी बातें सुनते रहते हैं। अरे मुझे बुरा नहीं लगता यार, बड़े आए तुम्हारे जैसे आए और गए, मैं भी मैम के साथ हूँ। अरे मैंने अपनी सीजेपी नहीं बनानी भाई, तुम साथ दो ना दो, मैंने तो सुनाना है। हो जाए तो बता देना। डन डन। एक एक लिख रहा है मैडम आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपकी क्लास में, और ये बोल के तूने जो यहाँ पे पनौती लगाई है ना भाई, समझ रहे कि नहीं? अब अगर क्लास में प्रॉब्लम हो गई तो पहले तो उस लड़के का नाम ढूंढो जिसने बोला कि आज कोई क्लास में प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर इसको भर भर के गरियाना, मेरे को कुछ मत बोलना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्यों होता है उसका कारण समझो। हमें ये पता है कि आपके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है, कौन सा? हाइपोथैलेमस से आता है आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग, सॉरी 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 प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRL RH, प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन। इस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू मैसेज, हार्मोन क्या है? मैसेंजर ही तो है, संदेशवाहक है, ये संदेश लेकर के जाता है आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि पे, है ना? तो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि अग्रपीयूष ग्रंथि से बेटा एक हार्मोन निकलता है इसके कहने पर, और वो निकलता है आपका PRL यानी कि प्रोलैक्टिन। ठीक है, PRL मतलब कि प्रोलैक्टिन। ठीक है, और ये प्रोलैक्टिन ही बेटा वो हार्मोन है जो कि दुग्ध निर्माण करवा रहा है, यानी कि मिल्क फॉर्मेशन करवा रहा है। ठीक है, और जब तक फीमेल की बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहेगा,
जब तक फीमेल की बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहेगा तब तक बेटा ये निगेटिव फीडबैक देता है आपके हाइपोथैलेमस को कि भैया ऐसा है, जीएनआरएच मत निकाल देना। क्या मत निकाल देना? जीएनआरएच मत निकाल देना। और अगर जीएनआरएच नहीं आएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच भी नहीं आएगा। एलएच और एफएसएच नहीं आएगा तो आर्तव चक्र भी नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, हाँ, समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया फीडबैक मैकेनिज्म पे हमारी बॉडी काम करती है। ठीक है, फीडबैक मतलब हमने रास में पढ़ा था कि जीएफआर कम है, आपका ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर कम है, जीएफआर कम है, तुरंत आपका रास रचाना शुरू कर देती है किडनी। और वो रास तब तक रचता रहेगा जब तक कि जीएफआर नॉर्मल ना हो जाए। और जैसे ही जीएफआर नॉर्मल होगा तुरंत निगेटिव फीडबैक जाता है कि बस अब जरूरत नहीं है। और जैसे ही निगेटिव फीडबैक जाएगा तो आपके हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो एडीएच निकल रहा था वो रुक जाएगा। आपकी पशप्यूज ग्रंथि से जो आप सॉरी अधिवृक्क ग्रंथि से जो एल्डोस्टेरोन निकल रहा था वो रुक जाएगा। इधर से आपका रेनिन रुक जाएगा। यस, तो वो हो गया नेगेटिव फीडबैक। सेम नेगेटिव फीडबैक यहां होता है जब तक आपके हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आ रहा है, ये आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि से प्रोलैक्टिन निकलवा रहा है, और जब तक प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है तब तक आपके दुग्ध का निर्माण हो रहा है फीमेल्स में। और दुग्ध का निर्माण उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा बच्चा दूध पिएगा। और जब तक बेटा दुग्ध निर्माण होगा, मतलब कि जब तक कि यहां पर इस प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है, जब तक यहां पर प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है, ये प्रोलैक्टिन, बड़ा हुआ प्रोलैक्टिन हाइपोथैलेमस को जीएनआरएच नहीं निकालने देगा। और अगर जीएनआरएच नहीं आएगा तो एलएचएफएसएच नहीं आएगा, एलएचएफएसएच नहीं आएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी, क्योंकि एलएच और एफएसएच तो जरूरी है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। हाँ या नहीं? निशा बेटा नोट करो ना, किसने मना किया? समझे कि नहीं? यही रीजन है कि जब तक फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन बन रहा है तब तक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। ठीक है, अब कोई कपल ये मान के चल रहा है कि भाई अभी तो तुम बच्चे को दूध पिला रही हो तो अभी तो तुम्हारी साइकिल नहीं आ रही है, या फीमेल को खुद को लग रहा है कि मेरी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, मेरी साइकिल ही नहीं आ रही है। नॉर्मल डिलीवरी होती है तो डॉक्टर महीने भर 1.5 महीने के लिए मना करते हैं कि ठीक है अभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, नॉर्मल डिलीवरी का केस है। तो सिजेरियन डिलीवरी होती है तो डॉक्टर 3 महीने के लिए मना कर देता है कि ठीक है अभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना। कुछ कपल्स उस चीज को फॉलो करते हैं, कुछ कपल उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, और दोनों ही केस में बेटा अब अगर फीमेल को मना किया है कि नॉर्मल डिलीवरी 1-1.5 महीने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, 1-1.5 महीने में फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, तो फीमेल को लग रहा है कि यार डॉक्टर को दिखाओ मेरे को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई है। उस बीच में तो डॉक्टर के यहाँ आना जाना भी लगा रहता है काफी, बिकॉज बच्चे को कभी वैक्सीन दिलाना है, कभी बच्चे को दिखाना है। तो फीमेल डॉक्टर को बोल रही है कि मुझे तो साइकिल भी नहीं आ रही, तो डॉक्टर बोल रहा है कि कोई बात नहीं, नॉर्मल है, अभी तुम बच्चे को दूध पिला रही हो, जब तक बच्चा ज्यादा दूध पिएगा तब तक साइकिल नहीं आएगी। तो फीमेल के भैया उसके दिमाग में बैठ गया है कि अभी साइकिल नहीं आ रही, साइकिल नहीं आ रही मतलब अभी तो मैं कंसीव भी नहीं कर सकती। नाउ दे गाइस आर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स धड़ल्ले से। ठीक है, अब वो तो दिमाग में बैठी थी ना कि जब तक बच्चे को दूध पिलाना तब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब कर सकती हूँ फ्रीली, क्योंकि अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है। लेकिन उसे क्या पता बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। अब बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल दूसरे तीसरे महीने से स्टार्ट हो गई। अब उसके दिमाग में था कि अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं बच्चे को दूध पिला रही हूं, डॉक्टर ने बोल दिया है, और अचानक से अंदर साइकिल स्टार्ट हो गई क्योंकि दूध थोड़ा कम बन रहा है। अब कम और ज्यादा माँ को नहीं पता लगता ना, वो तो बच्चे पी लेते हैं। ठीक है, बच्चा पी रहा है, बच्चे का पेट भर रहा है, बच्चा सो रहा है, माँ को थोड़ा ना पता लग रहा है ज्यादा निकला है कि कम निकला है। ठीक है, अब फीमेल के अंदर सेक्सुअल जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल स्टार्ट हो गई है। अब वो किसी तरीके का प्रिकॉशन यूज नहीं करी क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठा है, उनके कपल के दिमाग में ये बैठा है कि अभी तो कंसीव होने के चांसेस बहुत कम है, बच्चा दूध पी रहा है। लेकिन उसी बीच में अंदर साइकिल स्टार्ट हो गई और तीसरे महीने में ही फीमेल ने वापस से, अब फीमेल को साइकिल नहीं आ रही है और फीमेल निश्चिंत बैठी है कि अरे 4-5-6 महीने, तो डॉक्टर ने कहा ऐसा हो जाता है। फीमेल को पता ही नहीं कि अंदर उसने गर्भधारण दोबारा कर लिया है। तो जहां जहां आपको देखने को मिलता है ना कि 2 भाई बहन के बीच में 10 महीने का ही अंतर है या 11 महीने का ही अंतर है, 1 साल के अंदर ही 1-2 हो गए, वहां पर बेटा यही वाला केस फेल हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ,
मोहम्मद शहजेब, थैंक यू बेटा। बस यही तुम लोग मान के चलो यार, वैसे भी मेरी सही टाइम पे शादी हो गई तो आज वासु तुमसे 2-4 साल ही छोटा बड़ा होता, ठीक है। तो हूं तो मैं तुम्हारी माँ की उम्र की, उनसे 2-4 साल छोटी मान लो, ज्यादा नहीं, और 2-4 साल कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बस अगर आप वो दर्जा देकर के क्लास में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली मैं जो बोलूंगी आप उसको उसी हिसाब से सुनेंगे, ठीक है, चाहे टॉपिक कुछ भी हो, क्योंकि मैं नीट के हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ, सब कुछ आपकी किताब में दिया हुआ है। शब्द मेरे अलग हो सकते हैं समझाने के लिए, लेकिन किताबी सारा ज्ञान दे रही हूँ, ठीक है। और रही बात एक्स्ट्रा पढ़ाने की, तो ये कोई ऐसा टॉपिक पहला नहीं है जहां पे मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ। मैं हर टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा, आप कोई भी चैप्टर उठा लो क्लास 11th का, मैंने हमेशा आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है, तो यहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ। समझे कि नहीं? अभी समझ में आया कि नहीं? तो जहां जहां पर भाई बहन में 1 साल के अंदर का अंतर है, वहां पर बेटा कहीं ना कहीं स्तनपान अनार्थव का फेलियर है वो। समझे कि नहीं? यस, क्लियर है। तो इसका फेलियर रेट भी काफी हाई है बेटा, इसका फेलियर रेट भी काफी हाई है, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है बेटा, स्तनपान अनार्थव 3 से 6 महीने तक सामान्य है। अब इसको भी अपन एक और स्लाइड में, ओहो अरे यार आ जाओ। स्तनपान अनार्थव का बेटा जो फेलियर रेट है, आपके पास पेज के नीचे जगह है, वहीं कंटिन्यू करना, मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने नई स्लाइड ली है। जो स्तनपान अनार्थव है बेटा, इसमें जो लेक्टेशनल एमेनोरिया का केस है बेटा, ये किसी फीमेल में 1 महीने का होता है, किसी में 2 महीने का होता है, किसी में 3 महीने का होता है, किसी में 6 महीने हो सकता है, तो किसी में साल भर भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि नॉर्मल 6 महीने तक का ही है, लेकिन होने को किसी में साल भर तक का भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, यह 3 से 6 माह तक सामान्य है, ठीक है। स्तनपान अनार्थव यानी कि ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आना इज नॉर्मल है, लेकिन 1 महीने नहीं आ रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। और मैं तो पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी कि 6 महीने के अंदर भी आपको 3-4 महीने बाद एक सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए। हो सकता है अंदर कंसीव कर लिया, एक पल नहीं रहा तब तक दूसरा आ गया, ठीक है ना। तो ये 3 से 6 माह तक सामान्य, किसी किसी फीमेल में दूसरे महीने से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लग जाती है, किसी में तीसरे महीने से, किसी में चौथे महीने से, किसी में 6 महीने तक नहीं आती है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। 3 से लेकर के 6 महीने तक, में 2 से 6 होगा क्या यार, वैसे 6 माह मैक्सिमम है, ठीक है। एनसीईआरटी ने लिखा है क्या 2 से 6? कहाँ लिखा है? 4 से 6 माह लिखा है भाग यहाँ से, ठीक है ना। तो स्तनपान अनार्थव जो है वो 3 से 6 महीने तक नॉर्मल है, ठीक है। इसका फेलियर रेट भी हाई है, ठीक है। इसका फेलियर रेट जो है, अप्रभावी होने की जो दर है वो भी ज्यादा है। यहाँ पे मैंने 2 एरो बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 एरो बनाए हैं। विड्रॉल मेथड में मैंने 3 एरो बनाए हैं। ये नेचुरल मेथड्स का फेलियर रेट ज्यादा है, लेकिन नेचुरल मेथड्स में भी सबसे ज्यादा फेलियर रेट किसका है? आपके बाह्य स्खलन या अंतरित मेथड, कॉइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड का, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा इसका फेलियर रेट भी हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि अनार्थव अवधि महिलाओं में अलग अलग हो सकती है। आप ये सोचो अरे 6 माह तक तो सब सेफ है, पता ही नहीं लगा अंदर दूसरी आ गई या आ गया, बैठे रहना फिर इसके भरोसे। डन है? एसी बंद करो यार, ठंड हो गई है। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राकृतिक विधियां। मोहम्मद शाहजेब, सॉरी मैडम, किस चीज के लिए बेटा, किस चीज के लिए सॉरी? 8 की मैडम जैसी दिखती होंगी, उसमें क्या दिक्कत है? डन है। नेक्स्ट इज अपना बैरियर मेथड्स, जैसे हम रोज बोलेंगे।
डन, हो गया ना सबका। नेक्स्ट इज आपका, ये अपना पहला मेथड था, ठीक है ना, ये अपना पहला था प्राकृतिक विधियां, ठीक है, ये अपना पहला मेथड था। दूसरा मेथड है अपना बेटा रोध, जिसे हम कहेंगे बैरियर्स, ठीक है, दूसरा मेथड इज रोध, इन्हें हम बोलेंगे बैरियर्स। बैरियर्स का भी प्रिंसिपल बेटा वही है कि किसी भी तरीके से अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोका जाए, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो भी सेम है, अंडाणु और, वासु माउथ ब्रीदिंग मत करो बेटा, नोज ब्रीदिंग करो। एक मिनट बेटा, ओह माय गॉड, एक मिनट बेटा, है ना। नो नो नो, आई नीड टू क्लीन दिस। यस, एक मिनट बेटा लो प्लीज, ये औलाद की भी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, डॉक्टरों के चक्कर लगा रही हूँ मैं। गुड बॉय। चलिए, तो इसका भी बेटा प्रिंसिपल वही है कि किसी भी तरीके से अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोका जाए, अंडाणु व शुक्राणुओं को मिलने से रोकना, मिलने ही मत दो, मिलेंगे नहीं तो निषेचन नहीं होगा, गर्भधारण नहीं होगा, ठीक है। फिर प्रिंसिपल के बाद इसके भी अगर हम दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कुछ खास ऐसे साइड इफेक्ट्स इसके हैं नहीं, थोड़ा बहुत इरिटेशन वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो इसके भी साइड इफेक्ट्स अगर हम देखें तो माइल्ड इरिटेशन, या लेटेक्स एलर्जी, लेटेक्स एलर्जी हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा इसका अप्रभावी दर, यानी कि इसका फेलियर रेट क्या है बेटा, तो इसका फेलियर रेट भी काफी हाई है, ठीक है। अब अगर हम बैरियर्स की बात करें तो बैरियर्स मार्केट में दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है, बैरियर्स मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है ना। मेल्स के लिए बेटा जो बैरियर मार्केट में अवेलेबल है दैट इज कॉन्डोम, ठीक है। फीमेल्स के लिए भी मार्केट में कॉन्डोम्स अवेलेबल हैं, जिनको हम फेमिडोम या फेमशील्ड बोल देते हैं, या फेमशील्ड। फेमिडोम्स या फेमशील्ड, सोफे पे लेट के देख लो, फिर आपको हैंड में नहीं होल्ड करना पड़ेगा ना, और यू कैन कीप इट हियर, ओके। होते ओके, चलिए, तो दीज आर व्हाट, दीज आर फीमेल कॉन्डोम्स, ठीक है, ये क्या है, ये फीमेल कॉन्डोम्स है। तो जो बैरियर्स हैं, बैरियर्स का क्या मतलब होता है, बीच में बैरियर बना दो, आपस में मिल ही ना पाए, ठीक है ना। तो बैरियर्स
लड़कों के लिए भी अवेलेबल है और लड़कियों के लिए भी अवेलेबल है। आ जाओ इधर आ जाओ। तो लड़कों के लिए जो बैरियर्स अवेलेबल हैं दे आर नोन एज कॉन्डोम्स, और फीमेल्स के लिए जो कॉन्डोम्स अवेलेबल हैं उनको हम फेमिडोम्स या फेमशील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ये जो कॉन्डोम्स होते हैं ये लेटेक्स या रबर के बने होते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्डोम्स हैं दीज आर लेटेक्स या रबर के बने होते हैं। जो शिशन को ढकते हैं। ठीक है, जो फीमेल कॉन्डोम्स हैं ये भी लेटेक्स या रबर के बने होते हैं। जो योनि को ढकते हैं। पहली चीज, ये रीयूजेबल नहीं होते हैं, यूज एंड थ्रो हैं। ठीक है, दोनों ही यूज एंड थ्रो मतलब इस्तेमाल करो और फेंको, आप इनको बार बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों ही यूज एंड थ्रो टाइप होते हैं। मेल्स के लिए अवेलेबल निरोध ब्रांड का कॉन्डोम, निरोध ब्रांड सामान्य है। ठीक है, इसके अलावा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये स्टार बना के मैं लिख रही हूँ कि एकमात्र गर्भ निरोधक युक्ति जो एसटीडी से बचाती है। इतनी सारी गर्भ निरोधक युक्तियां हैं, उनमें से कॉन्डोम इज द ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो गर्भ धारण से तो बचा ही रहे, साथ ही साथ ये यौन संचारित रोगों को भी फैलने से बचाता है। ठीक है, यौन संचारित रोग क्या होते हैं, एसटीडीज क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो बौखला मत जाना। डन। अनुश्री बोले मैम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमें इग्नोर करें। हाँ, मुझे शक्ल पसंद नहीं है तुम्हारी बेटा। यस तो जो बैरियर्स हैं, बैरियर मतलब बीच में एक दीवार खड़ी कर दो कि आपस में मिल ही ना पाए। ठीक है, तो कॉन्डोम्स पे क्या होता है बेटा कि चाहे मेल यूज करें चाहे फीमेल्स यूज करें, दोनों ही केस में बेटा अगर स्खलन होगा भी, दिस इज मेल कॉन्डोम, ये पेनिस को कवर कर लेता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिससे कि अगर स्खलन होगा भी तो स्खलन बेटा यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। स्खलन जो भी वीर्य है, जो भी सीमेन है बेटा, वो यहीं पे स्टोर हो जाएगा और इसको बाद में फेंक दिया जाता है। तो वीर्य मादा जननांग तक नहीं पहुंचा, और अगर वीर्य मादा जननांग के अंदर नहीं पहुंचा तो बेटा शुक्राणु नहीं पहुंचे, शुक्राणु नहीं पहुंचे तो अंडाणु और शुक्राणु दोनों नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो सीधी बात है भाई निषेचन नहीं होगा। ठीक है, दिस इज फीमेल कॉन्डोम, ये वेजाइना को कवर करता है, और ये भी सेम, जो भी वीर्य निकलेगा वो उसको वहीं इकट्ठा कर लेगा और मादा जननांग के अंदर नहीं जाने देगा। अंदर नहीं जाएगा तो सीधी बात है निषेचन नहीं होगा। डन। नहीं, कॉपी रोटेट नहीं करनी, अक्षर सीधी रखो। यस आए तो इससे ज्यादा दिक्कत होता है क्या रिद्धि कुमारी, अगर पीरियड्स इतना डिलेड होते हैं मतलब इरेगुलर होते हैं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस पीसीओडी के सिम्टम्स होते हैं। ये हर केस में पीसीओडी निकले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आप पीसीओडी का सिम्टम भी यही होता है, इरेगुलर पीरियड्स। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। चलो, तो ये हो गया बेटा आपका कॉमन हो गया कॉन्डोम। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसटीडीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एसटीडीज ऐसी बीमारियां होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, मतलब ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से फैलती हैं। जैसे एड्स हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जैसे आपका कोई साथ में है, दोस्त है या कोई भी है, उसको एड्स है, आप उसके साथ बैठे हो, आप उसके साथ खाना खा रहे हो, आप उसके साथ सो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको उसके साथ बैठने खाने सोने से एड्स नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके साथ
सेक्शुअल इंटरकोर्स करते हैं, उसके साथ आप यौन संबंध बनाते हैं, तो बेटा उसका रोग एड्स आप तक होने की संभावना 100% है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे कपल्स आपस में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्डोम आपको एसटीडी से बचाएगा, और कॉन्डोम इज द ओनली बैरियर या ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो आपको गर्भधारण से तो बचा ही रहे, लेकिन उसके अलावा आपको यौन संचारित रोगों से भी बचा रहे। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो ये हो गया बेटा मेल्स और फीमेल्स के लिए जो अवेलेबल है, एंड ये दोनों ही यूज एंड थ्रो है, यूज करो फेंको, ठीक है। इसके अलावा बेटा फीमेल्स के लिए अन्य बैरियर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। फीमेल्स के लिए आप यही लिख लेना प्लीज, है ना, इसी को मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर देती हूँ, रुको। इसके अलावा बेटा आप इसी में आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। इसी में, ठीक है। अन्य रोध भी उपलब्ध, ठीक है। और भी कुछ फीमेल्स के लिए बैरियर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैप, ग्रीवा टोपी, डायाफ्राम, वॉल्ट्स, ठीक है। ये जो सारे के सारे आपके बैरियर्स हैं ये रीयूजेबल हैं। रीयूजेबल मतलब इन्हें आप बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल्स इनको सिर्फ यूज करके फेंकना नहीं है, आप इनको वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सारे बेटा बाकी के बैरियर्स हैं इनको सर्विक्स में रखा जाता है, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये ग्रीवा को ढकती हैं, ठीक है। और आपको बता दें बेटा ये फीमेल्स तब यूज करती हैं जब उनके पार्टनर्स बैरियर को यूज करना प्रेफर नहीं करते, ठीक है। कई बार कई मेल्स को बैरियर यूज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है कि नहीं ये क्यों यूज करना है। वासु प्लीज बेटा हैंड्स में पेन होगा, व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आ जाओ बाहर, आ जाओ, आ जाओ, आराम से लेट के देख लो, फिर साइकिलिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि जो मेल पार्टनर्स होते हैं दे आर नॉट कंफर्टेबल इन यूजिंग बैरियर्स, फीमेल्स बोलती रहती है कि यूज कर लो, दे आर नॉट कंफर्टेबल, ठीक है, नहीं हमें नहीं यूज करना है। पर फीमेल को अपनी तो जान की परवाह है, स्पेशली जो रेड लाइट एरियाज होते हैं, रेड लाइट एरियाज जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है, ठीक है, वहां पे जो मेल्स जाते हैं वो सिर्फ अपने इस प्लेजर के लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब वहां पर जो मेल जा रहा है उसको एसटीडी है या क्या है, कुछ भी हो सकता है। आपको पता है जो आरसीएच प्रोग्राम है इसके अंडर में जो रेड लाइट एरियाज हैं जहाँ पे ये प्रोस्टिट्यूशन वाला काम चलता है, वहां पर इन बैरियर्स को फ्री में बांटा जाता है, वहां पर जाकर के दे के जाते हैं, जो सरकारी जो भी ये हैं जो भी ये सब काम करते हैं वो जाकर के रेड लाइट एरियाज में ये बांट के आते हैं कि रखो, और तुम्हारे यहाँ जो भी मेल आए उनको ये दो यूज करने के लिए, क्योंकि वो मेल कहाँ कहाँ से क्या क्या करके आ रहा है आपको नहीं पता, उनको एसटीडी है नहीं है आपको नहीं पता, ठीक है। और उस कंडीशन में वो आपको भी एसटीडी देके चले जाएंगे, और जाते हैं वो एसटीडी दे करके, मतलब ऐसे रेड लाइट एरियाज में बहुत कॉमन है। रेड लाइट एरियाज क्या होते हैं अनुपम, रेड लाइट एरियाज आर दोज एरियाज जहाँ पे सेक्स वर्कर्स होते हैं। सेक्स वर्कर्स कौन होते हैं, जिनका काम है कि आप आइए हमारे साथ इंटरकोर्स करके जाइए, समझ में आया, इससे बहुत ज्यादा सिंपल टर्म से मैं समझा नहीं पाऊंगी, ठीक है ना। तो वहां पर अगर, और वहां पर जो मेल्स जाते हैं वो नहीं यूज करने के इच्छुक होते हैं, नहीं करना, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में उन फीमेल्स को ये सब सजेस्ट किया जाता है कि हो सकता है कि आपके साथ जो इंटरकोर्स करने आए वो ना यूज करे, तो आप ये सारी चीजें यूज कर लो, ठीक है ना।
और इससे क्या होगा बेटा, एटलीस्ट आपके गर्भ धारण की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, हालांकि ये एसटीडीज से नहीं बचाते हैं, लेकिन ठीक है, गर्भ धारण से तो बचा ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बेटा ये जो ग्रीवा टोपी डायफ्राम और वॉल्ट्स हैं, ये ग्रीवा को ढक लेते हैं, जो कि शुक्राणु को अंदर नहीं जाने देते। एसटीडीज यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि बेटा योनि तो टच में आ ही रही है ना। अब वेजाइना भी अगर टच में आ रहा है तो जो भी उसको वायरस वगैरह है वो वेजाइना तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये जो बेटा रोध हैं, इनको इंटरकोर्स से 5-6 घंटे पहले भी अंदर रख सकते हैं। ठीक है, जो कॉन्डोम्स होते हैं उसको ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज किया जाता है, चाहे मेल यूज करे चाहे फीमेल यूज करे। लेकिन ये जो डायफ्राम और ये सारे हैं बेटा, इनको इंटरकोर्स से 3-4-5 घंटे पहले भी फीमेल अंदर रख सकती है, अगर पार्टनर नहीं है इसके फेवर में कि हम किसी भी तरीके का बैरियर यूज करें, तो फीमेल बिना पार्टनर को बताए इस तरीके का बैरियर रख ले, नहीं पता लगेगा पार्टनर को। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, सोनागाछी कोलकाता, यस ओम। इसमें हंसने वाली क्या बात है, जब वो निर्भया रेप केस, वो निर्भया बोल रही हूँ मैं, वो अभया रेप केस हुआ था, जिसमें वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में उस पीजी स्टूडेंट के साथ जो भी इतना सब कुछ हुआ था, तो सोनागाछी के जो सेक्स वर्कर्स हैं वो खुद सामने आई थी कि हम हैं तो यहाँ पे इस चीज के लिए, तुम क्यों उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो जो पढ़ने निकली हैं घर से। तुम्हें इतनी आगे तो हमारे पास, उन्होंने बहुत क्लियर बोला था, सोनागाछी की जो सेक्स वर्कर्स है, ये प्रॉपर रिकॉर्ड्स में है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। तो जिसको इतनी दिक्कत है वो भाई ऐसे एरियाज में जाओ, इसीलिए बने ये एरियाज, हालांकि शायद अब तक इसको लीगलाइज नहीं किया गया इंडिया में। तो आप नॉर्मल किसी लड़की की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, हाँ, ये एनसीईआरटी में है क्या? ये सब कुछ एनसीईआरटी में बेटा, ये सब कुछ एनसीईआरटी में। और एक और लाइन बेटा यहाँ पर एनसीईआरटी में दी हुई है कि इनकी क्या बोलेंगे, गर्भ निरोधक क्षमता को, गर्भ निरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए शुक्राणुनाशक, जिसे हम बोलेंगे परमीसाइडल क्रीम, जेली व झाग, यानी कि फोम्स भी इस्तेमाल किए जा सकते। ये केवल एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा फीमेल्स के लिए कुछ स्पर्मीसाइडल, स्पर्मीसाइडल, स्पर्मी मतलब शुक्राणु को, साइडल मतलब मारने वाली। ठीक है, आप फीमेल्स अगर ये सब यूज कर रही हैं तो इनको रेड लाइट एरिया में फ्री में किया जाता नहीं आदर्श, कोई अपनी बॉडी को बेच रहा है तो उसका पैसा लेता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर बेटा ये जो अदर बैरियर्स हैं, इन बैरियर्स के प्रभावी दर को बढ़ाने के लिए, इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए फीमेल्स शुक्राणुनाशक क्रीम, शुक्राणुनाशक जेलीज, शुक्राणुनाशक फोम्स, झाग वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल है, उनका इस्तेमाल कर सकती हैं, ताकि गलती से भी अगर कोई शुक्राणु अंदर जाता है तो मर जाए वहीं पे अंदर, मतलब ग्रीवा टोपी तक यहाँ तक पहुंचता है तो वहीं पर मर जाए वो। ऐसा नहीं कि मतलब आप ये बैरियर हटाओ कुछ बच जाए वो अंदर चले जाएं। अगर आप इनके साथ ये स्पर्मीसाइडल क्रीम, जेलीज और फोम्स का इस्तेमाल करते हैं तो जो शुक्राणु वहां पहुंचेंगे वो पहुंच के मर भी जाएंगे, तो इनको बैरियर्स को हटाने के बाद भी शुक्राणु के अंदर जाने की संभावना जो है वो काफी कम है। तो मतलब जो नॉर्मल अपना बैरियर, उससे ज्यादा इफेक्टिवनेस इसकी है, उससे ज्यादा प्रभावी है। ठीक है, उस डॉक्टर के साथ बहुत बुरा हुआ था यस तनिषा, तभी तो ये सेक्स वर्कर्स का इतना बड़ा स्टेटमेंट आया था। यस मैम, फीमेल इन्हें यूज करती हैं क्या रेहान? बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, अगर हम ये देखें कि मार्केट में इनकी खरीद कितनी है, तो परसेंटेज बेटा बहुत कम है। पहली बात तो फीमेल्स को पता ही नहीं है कईयों को। ठीक है, हाँ, गांव में जरूर, अरे नहीं नहीं वैष्णवी, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में जरूर जब डॉक्टर्स के पास फीमेल्स जाती हैं, बार बार गर्भ धारण हो रहा है या बार बार अबॉर्शन हो जा रहा है, गर्भपात हो जा रहा है, उस कंडीशन में बेटा जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको बता देते हैं कि आप ये यूज कर लो, तो वो कहती नहीं हमारे हस्बैंड नहीं यूज करना चाहते हैं, तो डॉक्टर उनको दे देते हैं या उनको सलाह, आप ये सब यूज कर लो, हस्बैंड को पता भी नहीं लगेगा। तो ये सब चीजें, या आईयूडीज वगैरह जो भी हम आगे पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बैरियर्स, जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
ट्राई। ये हो गया आपका सेकंड बैरियर्स। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे आईयूडीज, दैट इज अंतःगर्भाशय युक्तियां। और आज की क्लास में अंतःगर्भाशय युक्तियों पे हम खत्म कर देंगे, या वो भी हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़े। एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो 7:30 हो गया है ना। चलिए, तो एनसीईआरटी क्या बोली जरा वो भी देख लेते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। चलो आ जाओ। तो पहले हम देखते हैं बेटा प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियों में एनसीईआरटी कहती है कि ये विधियां अंडाणु और शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर काम करती हैं। सीधा सा काम है कि अंडाणु शुक्राणु को मिलने ही मत दो, ठीक है ना। इनमें से एक उपाय है आवधिक संयम। तो एक हो गया बेटा इसमें आवधिक संयम, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि में सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचते हैं, जिसे अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान बेटा निषेचन और फर्टिलिटी, गर्भधारण के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम इसको फर्टाइल पीरियड भी बोल देते हैं, ठीक है। निषेच्य अवधि इज फर्टाइल पीरियड। ये वो टाइम है जब फर्टिलिटी के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो बच्चा करना है तो इस टाइम पे करो, नहीं करना है तो इस टाइम पे बिल्कुल मत करो, ठीक है ना। नोट कर लेना बेटा। फिर इस तरह इस दौरान अगर कंसीव मतलब सॉरी इंटरकोर्स ना करो तो आप गर्भधारण से बच सकते हैं, पहली चीज। दूसरा है बेटा आपका बायस्खलन, जिसे हम अंतरित मैथुन बोल देते हैं, कॉइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड, जिसमें बेटा पुरुष साथी इंटरकोर्स के दौरान वीर स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपने शिशु को बाहर निकाल करके वीर सेचन अंदर करने से बच सकता है, ठीक है ना। तीसरा हो गया बेटा आपका स्तनपान नार्तव, जिसे हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इस तथ्य पर यह निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है। तो जितने दिन तक माता शिशु को पूरी तरीके से स्तनपान कराती है, इसको हम बोलते हैं इंटेंस लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इंटेंस लैक्टेशन पीरियड। इंटेंस लैक्टेशन पीरियड मतलब जब बहुत ज्यादा माँ बच्चे को दुग्धपान करवा रही है, ठीक है। इंटेंस लैक्टेशन पीरियड जब प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा होता है, और जब तक प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा होगा तभी तक बेटा आपका जीएनआरएच, एफएसएच और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। अगर प्रोलैक्टिन कम है तो सब कुछ नॉर्मल चलेगा, और सब कुछ नॉर्मल चलेगा मतलब आर्तव चक्र आ गया, आर्तव चक्र आ गया मतलब पूरी संभावना है कि हो जाएगा गर्भधारण, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा इस दौरान शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपर से पानी वगैरह भी नहीं दिया जाना चाहिए। ये अवधि जो है बेटा ये 4 से 6 महीने तक की हो सकती है। गर्भधारण के अवसर यहाँ पर लगभग 0 होते हैं। अब ये विधि बेटा प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक की अवधि तक की कारगर मानी गई है। तो मैक्सिमम 6 महीने तक इसको कारगर माना गया है, क्योंकि 6 महीने के बाद तो हम बच्चे को माँ के दूध के अलावा और भी बाकी चीजें देना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे का माँ पे डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, तो माँ के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल भी धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है, समझे कि नहीं। चूंकि बेटा इन विधियों में किसी भी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो भी 0 है लगभग, लेकिन इसके असफल होने की जो दर है वो काफी ज्यादा है। समझ में आया। और इसमें से भी सबसे ज्यादा बेटा जो ओके शांतनु, इसमें से भी बेटा सबसे ज्यादा असफल होने की दर आपकी दूसरे नंबर यानी कि कोइटस इंटरप्टस की है। फिर हम बात करते हैं आगे। अगला है बेटा आपका बैरियर। बैरियर की जब हम बात करते हैं तो बैरियर में एनसीईआरटी बोलती है इसके अंतर्गत हम रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोकते हैं। प्राकृतिक माध्यम में हमने किसी एक आर्टिफिशियल मीन का यूज नहीं किया, हम नेचुरली ही कोशिश कर रहे हैं कि अंडाणु शुक्राणु आपस में ना मिले, ठीक है। एक बच्चा पूछा मैम चिल्ड्रन प्लानिंग का बेस्ट एज क्या होता है कपल्स के लिए। अब बेस्ट एज बेटा होता है 30 से पहले करना, ठीक है, कि स्पेशली फीमेल 30 से कम की हो। उसका रीजन ये होता है कि अगर 30 साल तक आप बच्चे करके फ्री हो जाते हो तो 30 साल तक पहली बात तो फीमेल्स में जो एग की क्वालिटीज होती है वो भी काफी अच्छी होती है, ठीक है। 30 साल तक फीमेल में फिजिकल भी काफी मतलब स्टेमिना वगैरह अच्छा होता है टू हैंडल ए बेबी, है ना। आफ्टर 30 कहीं ना कहीं वो फिर हेल्थ डिटीरियोरेट होने लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा 35 के बाद थोड़ा रिस्की माना जाता है कि कोई भी फीमेल कम से कम 35 साल के बाद तो बच्चा करे तो थोड़ा सा डॉक्टर की प्रॉपर सलाह लेके ही करे, और समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करती रहे, बिकॉज उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं, फिजिकली भी फीमेल के लिए और इंटरनल बायोलॉजिकली भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बैरियर की हेल्प से दोनों को मिलने से रोक रहे हैं। और ये
पुरुष और स्त्री दोनों के लिए बेटा ऐसे उपाय मार्केट में उपलब्ध है जिसमें हम कॉन्डोम निरोध, ये बेटा रोधक उपाय है जिसमें पतली रबर या लेटेक्स से इसको बनाया जाता है ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि और गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और स्खलित शुक्राणु बेटा स्त्री के जनन मार्ग में ना जा सके, और अगर शुक्राणु जनन मार्ग में नहीं जाएंगे तो गर्भधारण भी नहीं होगा। ठीक है। पुरुषों के लिए जो सबसे इसका मशहूर ब्रांड है दैट इज निरोध, जो कि सरकारी अस्पतालों में मिलता है, काफी लोकप्रिय है ये, है ना, दिस इज वेरी फेमस सरकारी में। इसके अलावा बेटा हाल ही के वर्षों में इसके उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचालित रोगों और एड्स से भी बचाव मिल सकता है, जो कि इसका एडिशनल फायदा है जो किसी और गर्भनिरोधक विधि का नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बेटा इसके उपयोग के बाद ये फेंकने वाले होते हैं, मतलब कि आप इनको यूज और थ्रो करो। इन्हें स्वयं ही लगाया जाता है जिसकी वजह से बेटा जो भी यूजर है उसकी प्राइवेसी बनी हुई है, 10 लोगों को नहीं पता लग रहा। ठीक है। इसके अलावा बेटा डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी और वॉल्ट, ये भी बेटा रबर के बने कुछ बैरियर्स हैं जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास से पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, जो कॉन्डोम्स और फेमिडोम्स है ये ड्यूरिंग इंटरकोर्स लगाए जाते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, सहवास के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान। लेकिन अगर हम ये सब यूज करती है, अगर फीमेल ये यूज करती है वॉल्ट, कैप्स और डायफ्राम्स वगैरह, इसको इंटरकोर्स से पहले लगाया जाता है। ठीक है ना। और ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक करके गर्भधारण से बचाती हैं और इनको वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ शुक्राणु नाशक क्रीम, जेली और फोम का इस्तेमाल भी किया जाता है जिससे कि इनकी गर्भनिरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। ठीक है ना। सो दिस इज इट आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में विल गो विद आईयूडीज, पिल्स एंड सर्जिकल मेथड्स। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चलो 45 सेकेंड। हाँ जी। निम्न में से कौन सी जनन और आरसीएच कार्यक्रमों की भूमिका नहीं है? डन। चलो जाओ। ऑलमोस्ट। विल गो फॉर साइकिलिंग नाउ। आपके हैंड्स में पेन हो रहा है ना, थोड़ी देर जाके आराम कर लो, जाओ, फिर विल गो फॉर साइकिलिंग। हाँ, थोड़ी देर आराम कर लो बेटा, ऑलरेडी टायर्ड। डी। जनन स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना आरसीएच का काम है। जनन रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जो सुविधाएं जरूरी हैं वो प्रदान करना। जनन रूप से बीमार लोगों को सहायता प्रदान करना। गर्भपात को बढ़ावा देना आरसीएच का काम नहीं है। तो आंसर विल बी डी। स्टॉप द पोल, चेक द रिजल्ट्स। 82% बच्चों का सही है। डेली का काम डेली करना है। वेरी गुड बेटा। चलिए, चलो देख लो, ये भी क्वेश्चन हल्का ही है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। 30 सेकंड मुझे लगता है इसके लिए बहुत है। जनन स्वास्थ्य देखभाल में किन समस्याओं के लिए डॉक्टर की मदद की आवश्यकता होती है? Also keep your ambulance and police car in a toy box immediately. गर्भपात का क्या मतलब होता है? इट्स अबॉर्शन। नेक्स्ट मतलब एमटीपी जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी बेटा गर्भपात। साइड हो जाएगा। कीप योर टॉयज एंड नॉक द बॉक्स, देन ओनली आई कैन टेक यू फॉर साइक्लिंग। आई विल नॉट टेक यू फॉर साइक्लिंग देन। पोल नहीं आ रहा है तो बेटा ये टेक इशू हो सकता है। तो डॉक्टर की मदद की आवश्यकता होती है एसटीडीज के लिए। ठीक है। गर्भाधान यानी कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी, गर्भपात सब में होती है। गर्भरोधक बताने के लिए, हेल्प लगाने के लिए, बांझपन की समस्या को सुलझाने के लिए, मासिक धर्म की समस्या देखने के लिए। ठीक है। तो इन सभी के लिए बेटा आपको डॉक्टर्स की जरूरत होती है। अगेन द आंसर इज डी। लेट्स चेक। ओके, 90% बच्चों का सही है। जिशान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। उल्ब वेदन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? हाँ जी, 45 सेकेंड दे रही हूँ। एमनियोसिंथेसिस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है?
मैम पढ़ने का टाइम, अनुश्री पढ़ो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से एमनियोसिंथेसिस के रिगार्डिंग गलत क्या है? नो नो नो, डोंट टच। आमतौर पर तब किया जाता है जब स्त्री को 14 से 16 सप्ताह के बीच, यानी कि चौथा महीना चल रहा हो, है ना, 4th मंथ, बिल्कुल सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हो, उसमें भी जितना जल्दी कर दो तो चौथे 5वें महीने में, है ना। इसे प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। भारत में इस मिसयूज को बैन किया गया है, पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना, विदेशों में करते हैं। डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए इसको यूज किया जाता है, यस, क्योंकि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। एंड लास्ट, इसे खंड तालु का पता लगाने के लिए। तो बेटा खंड तालु का मतलब होता है क्लेफ्ट पैलेट। आपने देखा है किसी के ऐसे ओट कटे होते हैं, पैदा होता है बच्चा, तो जिसे हम क्लेफ्ट लिप कहते हैं। किसी का अंदर से तालू कटा होता है जिसे हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट पता लगाने के लिए इसका यूज नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि बेटा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है ना। तो डी के लिए एमनियोसिंथेसिस का यूज नहीं है। वासु दोबारा ऑन मत कर लेना, बाहर जाओ, रेडी हो जाके, साइकिलिंग के लिए जाना है। सो 52% बच्चों का आंसर सही है। इतना ज्ञान है तुम्हें। निम्न घटनाओं में से कौन सी घटना स्त्री के अंडोत्सर्जन से संबंधित नहीं है? अंडोत्सर्जन इज व्हाट? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के दौरान इनमें से क्या नहीं होगा? यस, हाँ, क्या नहीं होगा? ईस्ट्राडायोल मतलब ईस्ट्रोजन। ईस्ट्राडायोल इज व्हाट? एस्ट्रोजन, ठीक है। तो एलएच सर्ज होता है, एकदम से एलएच का लेवल बढ़ता है, तभी तो अंडोत्सर्जन होता है, ठीक है। एस्ट्राडायोल का लेवल भी बढ़ता है, एस्ट्राडायोल दैट इज एस्ट्रोजन बढ़ता है, तभी तो आपका एलएच बढ़ता है, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, जितना ज्यादा ग्राफिन फॉलिकल डेवलप्ड है उतना ज्यादा एस्ट्रोजन निकलेगा, जितना ज्यादा एस्ट्रोजन निकलेगा उतना ज्यादा एलएच होगा। और जैसे ही एलएच का एकदम से लेवल बढ़ता है तो ही आपका ग्राफिन जो फॉलिकल है वो फटता है, दैट इज ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। जिसके चलते जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकलता है। तो एस्ट्रोजन जो होता है उसका लेवल बढ़ना, एस्ट्रोजन का लेवल कम नहीं होता है, ठीक है। सो बी इज रॉन्ग, आंसर बी। लेट्स चेक द रिजल्ट्स। लगभग 80% बच्चों का सही है। हर हर महादेव बेटा। ओवरऑल अगर हम लीडर बोर्ड देखें तो कमलनाथ, अनिरुद्ध चौहान, हर्षित गुर्जर, ठीक है, अमित गुप्ता, अंकुर मिश्रा, के शर्मा, शांतनु, सरस्वती विंचर, आरती एंड नंदिनी, ठीक है। तो दिस इज इट आज का। वासु वीडियो कॉल है। बाकी अगर आपको मॉड्यूल लेना है बेटा तो मॉड्यूल के लिए आप पीडब्ल्यू ऐप स्टोर है अपना, सॉरी अपना बुक स्टोर है, उस पे फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से भी बेटा आप मॉड्यूल परचेस कर सकते हैं। कूपन कोड अगर आप लगाएंगे MS27 तो आपको एडिशनल 150 ऑफ मिल जाएगा। होमवर्क में आज आप केवल रिवीजन करिएगा, ठीक है। DPP1 कल दी थी वो लगाइएगा, और बाकी अपना ध्यान रखिएगा बेटा। वीडियो कॉल की सेटिंग नहीं हुई है तो रहने देते हैं। एक तो यार ये क्लास इतना लेट हो जाती है ना कि थोड़ा डाउट, यार डाउट कैसे देखूंगी, ये खराबी हो गया है। हाँ यहाँ आ गया डाउट, चलो आ जाओ रीसेंट में देख लेते हैं। मैम ज्यादा मैस्टरबेशन करने से दिक्कत होती है या अर्ली एज में हड्डी कमजोर होती है क्या? हड्डी कहाँ है? हड्डी कहाँ है? पेनिस में कोई, देयर इज नो बोन। तेरी मोहब्बत का असर है भगवान। मैम मादा में प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या काम करते हैं? क्योंकि मैंने नर में पढ़ा है, मादा में नहीं पढ़ा है। बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपकी बॉडी के लगभग हर एक टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेनली आपके जो पेन का सेंसेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स मैंने आपको बताया था जो जब इंसेमिनेशन के दौरान शुक्राणु अंदर जाते हैं तो हमने बताया था कुछ बाधाएं वो फेस करते हैं, तो कुछ वहां पे सपोर्टिंग फैक्टर्स भी मिलते हैं। तो सपोर्टिंग फैक्टर में हमने देखा था कि यूट्रस के अंदर एक सक्शन इफेक्ट होता है जो कि अंदर ले जाता है आपके शुक्राणुओं को। साथ ही साथ हमने देखा था कि वहां पे भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं
जो कि हेल्प करते हैं आपके शुक्राणुओं को अंदर पहुंचाने में। इसके अलावा डिलीवरी के टाइम पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, जो कि मतलब आपको जो दर्द फील हो रहा है बॉडी के किसी भी पार्ट में, उसमें कहीं ना कहीं प्रोस्टाग्लैंडिन्स का एक रोल होता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स सब में होते हैं। मैम हमको जॉन्डिस हो गया, मैम जॉन्डिस क्यों होता है, किसके कारण होता है? जॉन्डिस इज पीलिया, खून की कमी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जनरली बेटा ये लिवर के प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है, उसकी वजह से होता है। अब लेकिन आप इसका इलाज कराओ, जॉन्डिस इज प्योर 100% ट्रीटेबल। ठीक है, आसानी से ट्रीट हो जाएगा। थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना है, इतना आपको करना है। मैम फीमेल अरे आदर्श क्यों पढ़ाऊं मैं? ये करती हैं, उनका प्लेजर है भाई, तुम्हें क्या मतलब है? यूज करती है। मेल्स मैस्टरबेशन क्यों करते हैं? सबका अपना है भाई। हम तक नहीं जाएगा तो मजा क्यों? मैंने हबीबुल्ला, जरूरी नहीं है मेल और फीमेल दोनों बैरियर्स एक साथ इस्तेमाल करें, कोई एक भी करेगा तो भी काम चलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मेल यूज कर रहे हैं तो फीमेल करे, मेल यूज कर रहा है तो फीमेल ना करे, फीमेल यूज करिए मेल ना करे, दोनों एक साथ थोड़ा ना यूज। वासु गेट आउट। रेड लाइट एरियाज बता चुकी हूँ 9 मंथ प्रेगनेंसी के बाद, और फिर डिलीवरी के बाद भी 2-4 महीने तक भी पीरियड नहीं होते। डिपेंड करता है, 9 महीने तक तो नहीं होता है, उसके बाद डिलीवरी के बाद किसी को 1 महीने में, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, सब अलग अलग, किसी को 1-1 साल तक भी नहीं होता है। विशु इज देयर। ठीक है ना? सो दिस इज इट। कमलनाथ पाठक, ओके। लीडर बोर्ड अभी हमने देखा था ना, कमलनाथ नंबर 1 पे थे। यस, अनिरुद्ध चौहान सेकंड पे एंड थर्ड पे आपका हर्षित गुर्जर। तो दिस इज इट। और अब हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक हो सकता है कि आपकी क्लास रिकॉर्डेड आए। ठीक है, और लाइव भी हो सकती है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ देम। बाकी अपना ध्यान रखिएगा बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तबीयत ठीक नहीं है यार, गले में दर्द है। ओह यू आर फ्रॉम गोंडा। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।